एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एसएलवी क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई जस्ट होप सो हमारे जितने सभी प्यारे छात्र हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं सभी बहुत अच्छे हैं। अच्छे से आप लोगों की सारी तैयारी चल रही है ना? तो अभी तो खैर आप लोगों के लिए एकदम एक खुशी का मौका आया हुआ है। क्या है खुशी का मौका? कि मैडम अब आरओ के एग्जाम होने वाला है। ठीक है, आरओ और एआरओ का जो एग्जाम है इट मींस अ वेरी बिग थिंग। तो आप में से जितने भी सभी प्यारे छात्र हैं सभियों के लिए ये बहुत ही एक अच्छा मौका है जो आप अपना टारगेट इतने टाइम से बनाए हुए हो उसको अचीव करने का। देखो, ये एक ऐसी वैकेंसी है जो हर बार नहीं निकलती है, बहुत ही रेयर वैकेंसी है। तो इस वजह से ना बच्चों को इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है कि मैम सर इसके अंदर क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या क्या चीजें रहेंगी। ठीक है, तो जो आप लोगों की इस तरीके की कंफ्यूजन्स हैं उन कंफ्यूजन्स को एलिमिनेट करने के लिए, उन कंफ्यूजन्स को हटाने के लिए और आप लोगों को एकदम क्लियर पाथ दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पे आप लोगों के साथ जुड़ रहे हैं। ठीक है, सभी पहले छात्रों को गुड इवनिंग। और जैसा कि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की मैं बात कर रही हूँ बेटे। और एक बार मुझे आगे मैं सेशन स्टार्ट करूँ उससे पहले मुझे एक बार बता देना, वॉइस ठीक है, आपको वीडियो प्रॉपर दिखाई दे रहा है, ये दोनों चीजें मुझे एक बार क्लियर कर देंगे। जल्दी से एक बार बता दीजिए, वॉइस एंड वीडियो ओके? यस, गुड इवनिंग एवरीवन। तो चलिए फिर एसएलवी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अपना सेशन स्टार्ट कर रहे हैं किस चीज के लिए? यूपीपीएससी आरओ एआरओ के एग्जाम के लिए। ये जो हमारा आरओ एआरओ का एग्जाम होने वाला है, अगर हम इसकी बात करें तो ये बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम बहुत जल्दी निकलता नहीं है ना, इसके फॉर्म्स बहुत जल्दी नहीं निकलते हैं एंड यू आर वेरी लकी कि आप लोगों को ये एग्ज़ाम देने को मिल रहा है। चलिए, तो यहाँ पे अगर हम अपने इस एग्ज़ाम की बात करते हैं, समीक्षा अधिकारी का जो आपका एग्ज़ाम है, ओके, तो ये इसकी आपकी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है ऑनलाइन एप्लीकेशंस डालना। हाँ, लास्ट डेट जो रहेगी ऑनलाइन एप्लीकेशन को सबमिट करने की दैट वुड बी 9th ऑफ नवंबर। ओके, 9 नवंबर तक आप इसको सबमिट कर सकते हो। तो ध्यान रखिएगा, इस डेट का वेट मत करना। अगर आप लोग जो है ज्वाइन करना अपना ये एग्ज़ाम देना चाहते हो तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग अपना एग्ज़ाम के जो फॉर्म है वो टाइमली भर दीजिए। ओके, ये डेट्स हमेशा ध्यान रखनी है आपको जब तक आपका एग्जाम फॉर्म फिल नहीं हो जाता है। ओके, चलिए, तो अब बात आ जाती है मैम, चलो ये बात तो हमको समझ में आ गई कि 9 नवंबर का वेट नहीं करना है, पहले से ही अपनी रजिस्ट्रेशन वगैरह करके और पूरा फॉर्म सबमिट करके निश्चिंत होकर बैठ जाना है, नहीं तो बाद में बहुत टेंशन होने वाली है। तो अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि मैडम चलो ये बात हमको समझ में आ गई, वो क्या है, सब्जेक्ट क्या है, कैसे चीज़ है, सॉरी एग्ज़ाम क्या है। अब बात आ जाती है मैम एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होगा। देखो, सारी बाकी जो डिटेल्स हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहता है, कैसी कैसी चीज़ें हैं, आपका जो प्री होगा वो कब होगा, मेंस होगा वो कब होगा, वो आपको बहुत जल्दी डेफिनेटली पता लग जाएगा कि आपका एग्ज़ाम डेट क्या रहने वाली है। बट अगर मैं बात करती हूँ कि मैम हमारा जो स्टेज होगा, मतलब जो एग्ज़ाम हम देने जाने वाले हैं उस एग्ज़ाम की कितनी स्टेजेस होंगी, तो अगर मैं बात करूँ आप लोगों को 2 रिटन एग्ज़ाम्स देने हैं, बेसिकली 2 बार रिटन एग्ज़ाम्स देने हैं। फर्स्ट इज प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा आप लोगों को देनी है, एंड सेकंड वुड बी मेंस एग्जाम। ठीक है, ये बेसिक चीज है जो आप लोगों को सभी को ध्यान रखनी है कि आप लोग जो अब पढ़ाई करोगे अपने आरओ या एआरओ के एग्जाम के लिए, उसमें आप दोनों चीजों को, प्री प्रारंभिक परीक्षा और आपकी मुख्य परीक्षा, दोनों को एक साथ मिला के आपको तैयारी करनी है। ओके, ऐसा नहीं कि मैम पहले हम प्री की तैयारी कर ले रहे हैं बाद में मेंस की तैयारी कर लेंगे, नहीं। जो रहेगा आपका वो ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका पेपर है। 2 घंटे के समय में आपको 140 क्वेश्चंस करने हैं, जहां एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा और यहाँ पे 140 मार्क्स होंगे मैक्सिमम। ओके, ये बात आपको बेसिक पता है कि 2 घंटों का रहेगा आपका प्रश्न जो आपका एग्जाम रहेगा। ओके, परीक्षा 2 घंटे की रहेगी।
प्रश्न इसके अंदर 140 रहने वाले हैं और मैक्सिमम मार्क्स जो रहेंगे वो 140 ही रहेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क का है। ओके एक क्वेश्चन कितने मार्क का है बेटा? एक क्वेश्चन 1 ही मार्क का आपको देखने को मिल रहा है। और अगर हम यहाँ पे आप लोगों से बात करते हैं आपके इस एग्जाम की, तो आप लोग यहाँ पे एक और चीज जो देखने वाले हो बच्चे, वह पता है क्या हो जाएगी? वह आप लोगों के लिए यह हो जाती है कि मैम जैसे ही हम प्री का एग्जाम लिख डालेंगे ना, तो उसके इमीडिएट बाद क्या होगा? उसके इमीडिएट बाद अपन लोगों का मेंस का एग्जाम भी आ जाएगा। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा अपने पास। तो मैम अगर हम प्री की तैयारी कर रहे हैं तो प्री के लिए चलो ये बात पता लग गई 140 क्वेश्चन से, बट सिलेबस क्या है? तो दिस इज द सिलेबस। अगर मैं सिलेबस की बात करती हूँ, आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पे पढ़ना होगा जनरल साइंस। ठीक है, यहाँ पे ये मैंने एग्जैक्टली जो आपके पीडीएफ में है, जो आपका नोटिफिकेशन का पीडीएफ है वहां से डिटेल्स ली हैं। और यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखिएगा कि आपका जो सबसे पहली चीज यहाँ पे मेंशन कर रखी है दैट इज जनरल साइंस। और मैं आप लोगों को यहाँ पे एक चीज बता रही हूँ कि आप लोगों का जो जनरल साइंस है, आई विल बी डीलिंग दिस। ठीक है, पूरा जनरल साइंस। आप अगर बात करते हो फिजिक्स की, आप बात करते हो केमिस्ट्री की, आप बात करते हो बायोलॉजी की, तीनों सेक्शंस में यहाँ पे आप लोगों के साथ देखने वाली हूँ। ठीक है, आप लोगों के साथ प्रॉपर एकदम डिटेल में बात करेंगे। हाँ, एक मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से। आप लोगों को देखो, मैं दोनों भाषाओं का उपयोग करने वाली हूँ, मैं हिंदी और अंग्रेजी। ठीक है, इन्हीं 2 भाषाओं का उपयोग करने वाली हूँ। ठीक, तो आप मेरे को अपनी प्रायोरिटी बता सकते हैं और मेरे को क्लास के बाद डेफिनेटली ये भी बताइएगा कि आपको जिस माध्यम से आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे आप अगर अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं या आप हिंदी में पढ़ रहे हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले जनरल साइंस आ जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग डील करने वाले हैं। फिर इसके अलावा बाकी चीज़ें क्या हैं जो आपके फर्स्ट पेपर में रहने वाली है, 140 नंबर का जो पेपर है, दैट वुड बी हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, फिर इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी और कल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स, ट्रेड, पॉपुलेशन, इकोलॉजी, अर्बनाइजेशन, भारत के संदर्भ में। ठीक है, कि भारत में किस तरीके से पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, तो इकोलॉजी कैसी है हमारे यहाँ, अर्बनाइजेशन जो शहरीकरण हो रहा है उसका क्या इम्पैक्ट है, वो सब चीज़ें। फिर विश्व की ज्योग्राफी और जो भारत की ज्योग्राफी और नेचुरल रिसोर्सेज जो भारत के अंदर है, ये वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर हम अभी हम एनालिसिस करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर्स में क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखिएगा कि इसमें से काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं आपको। फिर करंट और नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इवेंट्स आपको ध्यान दे रहे हैं। और आपका फिर रीजनिंग वगैरह आ जाता है जनरल इंटेलिजेंशिया में। नेक्स्ट आ जाता है स्पेशल नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, लिविंग, सोशल ट्रेडिशंस ऑफ यूपी। यानी कि सीधी बात है, ये आपके यूपी से रिलेटेड चीज़ों को डील करने वाला है। तो ये 10 मेजर हेड्स है जिनके अकॉर्डिंग हम लोगों ने एनालिसिस किया है। देखो, हिंदी में भी चीज़ें मिल जाएंगी, तो इस चीज़ को लेके परेशान मत होना कि मैम हिंदी में नहीं है क्या। हिंदी में भी आपको इक्वली सारी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन ऐसा हो सकता है कि अभी जो मैं पेज डिस्प्ले कर रही हूँ वो इंग्लिश का है, हिंदी वाला अगले पेज पे हो, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन बड़ा हो या टॉपिक ऐसा हो कि एक पेज पे ना आ पा रहा हो। तो उसमें परेशान मत हो ना, डेफिनेटली मिलेगा आपको हिंदी में भी। ओके, चलिए, तो सामान्य विज्ञान है, भारत का इतिहास है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, राजनीति, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, कृषि, वाणिज्य, व्यापार, जनसंख्या, पारिस्थितिकी, शहरीकरण। ओके, विश्व भूगोल, भारत का भूगोल, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाएं यानी कि करंट अफेयर्स। फिर उसके बाद जो आपका रीजनिंग आ जाता है यहाँ पे, और लास्ट आ जाता है उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति आदि। ओके, तो ये आपके 10 सेक्शंस हैं। फिर इसके बाद आपका, अगर मैं एनालिसिस की बात करती हूँ, मैंने आपके कुछ प्रीवियस पेपर्स देखे। देखो, मैंने आपको एक चीज़ पहले ही बोली है कि ये पेपर बार बार नहीं होता है। ओके, तो इस वजह से जो मैंने अभी प्रीवियस पेपर्स देखे, तो उनमें से कुछ पेपर्स का मैं एनालिसिस आपके सामने दे रही हूँ, क्योंकि मैं भी इस चीज़ को जानती हूँ कि आप भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते हो कि मैम किस साल में कितने क्वेश्चंस पूछे गए। बस एक बेसिक आइडिया बता दो मैम, है ना। हम एक एक कौन सा जाके चेक कर रहे हैं कि हाँ भाई ये वाली चीज़ होगी। लेकिन आप अगर चाहें, मैं आपको डेफिनेटली बोलूँगी आप जाओ और एक बार डेफिनेटली पेपर्स को देखना। ठीक है, पेपर्स आपको हमारी ऐप पे मिल जाएंगे, उसमें से देख लीजिएगा कि कौन से प्रीवियस ईयर पेपर में क्या क्या चीज़ें पूछी गई है ना। और ये एक अच्छी हैबिट है, ज़्यादातर बच्चे इस चीज़ को इग्नोर करते हैं कि अरे क्या कर, आप लोगों की ब्रेन स्टॉर्मिंग स्टार्ट होगी। ओके बेटे, तो यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखना कि आप लोगों को भी एक एटलीस्ट वंस, एक बार आप लोगों को पेपर जरूर देखने हैं, पूरा पेपर, चाहे कुछ ना आता हो पेपर में। अभी तक स्टार्ट नहीं करी हूँ तैयारी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पेपर को एक बार सभी स्टूडेंट्स जरूर देखेंगे। ठीक है, जो जो पेपर्स आपके पास
अवेलेबल हैं उनको डेफिनेटली देखिएगा। चलिए, तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया से यदि मैं बात करती हूँ तो 13 क्वेश्चंस आए थे 2016 में, 17 में आए थे 11 क्वेश्चंस और 21 में आए थे 22 क्वेश्चंस। ओके, यहाँ पे आ जाता है ये हिस्ट्री ऑफ इंडिया में ना आपका पूरा सेक्शन आ जाएगा कौन सा, आपका एंशिएंट, मेडिवल और साथ साथ कल्चर वाला पोर्शन, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट से 10, 11, 12, ठीक है, तो इसका मतलब एवरेज कितना हो गया, अप्रॉक्सीमेटली आपको 11 क्वेश्चन यहाँ से मिल रहे हैं, अप्रॉक्सीमेटली आपको यहाँ पे 15 क्वेश्चंस मिल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें प्लस माइनस 3-3 कर लीजिए, ठीक है, यहाँ तो 22 तक जा रहा है इवन। नेक्स्ट देखिए, पॉलिटी की बात करते हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी और एग्रीकल्चर की, तो 19, 10, 12। ओके, ज्योग्राफी की बात कीजिए, मैंने कहा था ना ज्योग्राफी का सेक्शन बहुत ज्यादा आपको अच्छे मार्क्स दे सकता है, तो यस सी देयर, तो आपको 30, 26, 24, तो वैसे तो जैसे जैसे आप करंट ईयर्स की तरफ आ रहे हो वैसे वैसे इसका डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन फिर भी आप अप्रॉक्सीमेटली 20 क्वेश्चन इस बार एक्सपेक्ट कीजिएगा यहाँ से। फिर पॉपुलेशन, इकोनॉमी, इकोलॉजी और अर्बनाइजेशन, यहाँ से 3-3-5, यानी कि इसका जो वेटेज रहने वाला है वो 3 से 4 क्वेश्चंस का रहेगा, ऐसा मान के चलिए। इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड, अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो आपको यहाँ पे इस बार 15 क्वेश्चंस मिले थे, लेकिन इससे पहले इसकी वेटेज थोड़ी कम थी, तो आप इस बार भी 15 के आसपास ही मान के चलिएगा कि इतने क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना क्या करेंगे वो आप लोगों का ये जो इकोनॉमी वाला सेक्शन है और ये है, इन दोनों को रिलेट करके दे देते हैं, तो इस वजह से इन दोनों की वेटेज इंटरचेंज होती रहती है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं किस चीज की, जनरल साइंस की। दिस इज माय सेक्शन। ध्यान रखिएगा, जनरल साइंस की जब हम बात करते हैं तो 16 क्वेश्चंस 2016 में, 17 में आपके 19 क्वेश्चंस पूछे गए और 10 क्वेश्चन पूछे गए 2021 में। कहोगे मैम अब जो आपका 2023-24 में जो पेपर होने वाला है इसका क्या हिसाब है, तो बेटा जो 24 में आपका पेपर होगा इसके अंदर आप एक्सपेक्टेड मान के चलिएगा, क्योंकि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भी थोड़े बहुत क्वेश्चंस देने वाले हैं, तो उस हिसाब से आपको 12 से 15 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, ये मैं मिनिमम लेके चल रही हूँ, ठीक है, ज्यादा भी हो सकते हैं बट मिनिमम मैं इतने मान के चल रही हूँ। फिर उसके बाद ये करंट इवेंट्स, नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के 14, 21, 20, तो अगर आप देखो करंट अफेयर्स का जो वेटेज है वो बढ़ रहा है, और जैसा कि आप सभी जानते हो कि हमारा जो यूपीपीएससी है वो क्या कर रहा है बच्चे, वह अब यूपीएससी को थोड़ा ज्यादा अच्छे से फॉलो कर रहा है, तभी तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन जैसी चीज आपको देखने को मिल रही है ना। तो आप यहाँ पे देखोगे कि अब आपको इस बार करंट अफेयर्स का वेटेज भी बढ़ा हुआ दिखेगा, मतलब देयर विल बी मोर क्वेश्चंस फ्रॉम करंट अफेयर्स, ठीक है, सामान्य वो जो आपका करंट अफेयर्स है उससे ज्यादा क्वेश्चंस इस बार आने वाले हैं। रीजनिंग के क्वेश्चंस यहाँ पे फ्लक्चुएट हो रहे हैं, ओके, तो यहाँ पे 15-15 और इस बार जो है 10 आए थे, लेकिन अगली बार भी आप 10 से 15 का ही अप्रोक्सीमेट लेके चलिएगा। फिर यूपी की अगर हम बात करें 13, 19, 10, तो अगेन ये भी आपका फ्लक्चुएट कर सकता है। अब बात आती है कि मैम चलो ये तो हमने एक जस्ट एनालिसिस देख लिया कि कौन सी चीज या कौन सा टॉपिक कितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, ओके, बट अगर हम अपने सब्जेक्ट की बात करें, जनरल साइंस की बात करें, तो 16, 19, 10 यानी कि 12 से 15 क्वेश्चंस अगर हम लेके चलते हैं तो मैम क्या क्या चीजें इसके अंदर आने वाली है। देखो ये आपका हिंदी का प्री का एग्जाम रहेगा तो उसके अंदर ये चीजें आएंगी, और फिर अगर हम बात करते हैं किस चीज की, फिर उसके बाद मेंस का एग्जाम होगा आपका, और मेंस के एग्जाम में भी अगर हम बात करेंगे तो उसमें आपको अलग से पूरी डिटेल्स, जनरल स्टडीज का जो पेपर होगा वो बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही रहेगा। मैं आपको जस्ट बता देती हूँ, मेंस के एग्जाम में, मेंस का जो एग्जाम रहेगा उसके अंदर जनरल स्टडीज का जो पेपर रहेगा दैट वुड बी कंटेनिंग 120 क्वेश्चंस, ठीक है, 120 क्वेश्चन रहेंगे 120 मार्क्स के, ठीक है, 120 क्वेश्चन वर्थ 120 मार्क्स। अच्छा मैम क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग जैसा भी कुछ है क्या? यस, डेफिनेटली ध्यान रखिएगा, प्री में और मेंस में, ठीक है, प्री और मेंस दोनों के अंदर आपका नेगेटिव मार्किंग है। और कितना है नेगेटिव मार्किंग, तो बेटे ध्यान रखिएगा नेगेटिव मार्किंग है 1/3। कितनी है? 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है। तो नेगेटिव मार्किंग से बेटे पूरा बचने की कोशिश करनी है हमें, क्योंकि ये पेनल्टी जो होती है ना, इट इज अ वेरी बिग थिंग, ठीक है, और हमको इस पेनल्टी से ही बचना है, उसके लिए अपन लोगों को करनी पड़ेगी खूब सारी प्रैक्टिस, ठीक है। तो देखो नेगेटिव मार्किंग से बचने का इकलौता तरीका इज प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही कम आपके नेगेटिव्स होंगे। अब बात आ जाती है कि मैम हम जब साइंस की बात करते हो तो साइंस में हमें सेक्शन कौन कौन से पढ़ने हैं। देखो आज मैं
दिस इज द वेरी फर्स्ट डे, और इसी दिन मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ सिलेबस के बारे में बताऊंगी कि हम क्या क्या टॉपिक्स करने वाले हैं, क्या क्या चीजें रहेंगी। ओके, इसके बाद हम लोग फिर प्रॉपर एकदम डेप्थ में सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं उसको कवर करेंगे। थोड़ा सा एक मैं झलक आप लोगों को इस बार के पेपर की भी दिखाऊंगी कि जो 21 वाला पेपर है उसमें प्री में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। फिर उसके बाद हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है बच्चे, वो आप क्या करोगे, नीचे मेंशन करते जाना है, सो दैट आपके डाउट्स मुझ तक पहुंच पाए और हम उसको एकदम यहीं से वो कर पाए, खत्म कर पाए, और आप क्या कर सको, आप एकदम चिल होके अपने एग्जाम की तैयारी कर सको। चलिए, तो देखो आप सभी जानते हो कि साइंस के अंदर हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। तो मैम एक चीज बताइए, हाँ यहाँ पे कुछ बच्चों को डाउट ये भी आता है, चलो पहले एक बार इस चीज को कर लेते हैं, सब्जेक्ट में देख लेते हैं क्या क्या चीजें हमको पढ़नी है। देखो ये आ जाता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की बात करती हूँ तो न्यूट्रिशन बोले तो पोषण। पोषण मतलब क्या, देखो हमारा जो बॉडी है ना उसके अंदर 7 पोषक तत्व है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो हमारे शरीर में कौन कौन से 7 पोषक तत्व हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। तो जो 7 पोषक तत्व है ना, ये बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कहोगे मैम इतने स्टार मार्क कर डाले, यस डेफिनेटली। देखो इससे ना डेफिनेटली क्वेश्चन बनते हैं। आप लोगों को 7 पोषक तत्व मैं जस्ट बोल देती हूँ, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को हिंदी में भी कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे, फैट को वसा बोलते हैं। ओके, फिर आ जाता है आपका प्रोटीन, हिंदी में भी प्रोटीन। तो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, फिर उसके बाद मिनरल और विटामिन, खनिज और विटामिन हो जाते हैं। और ये जो विटामिन वाला सेक्शन है, प्रोटीन वाला सेक्शन है, कार्बोहाइड्रेट वाला सेक्शन है, ये फेवरेट सेक्शन है आपके यूपीपीएससी का। ओके, फिर उसके बाद वाटर आ जाता है और रफेज आ जाता है, यानी कि जल आ जाता है और वृक्षांश आ जाते हैं। ये 7 आपके पोषक तत्व हैं, और इन 7 पोषक तत्वों में से इन 3 पोषक तत्वों को तो हमें घोट के पी जाना है। कहोगे मैम घोट के पी जाएंगे, यस डेफिनेटली, कोई विटामिन की कमी नहीं होने देने वाले हम, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे देखो जब भी हम न्यूट्रिशन की बात करेंगे, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पेपर के अंदर बनते हैं, और आप ये मान के चलिएगा आपके पेपर के अंदर एक क्वेश्चन पक्का है, 1 क्वेश्चन डेफिनेटली यहाँ से आने वाला है, इस बात की मैं गारंटी ले रही हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको इसी टॉपिक में से मिलने वाला है। तो हम लोग स्टार्ट भी इसी टॉपिक के साथ करने वाले हैं। हम लोगों का आज का जो सेशन होगा उसके अंदर मैं इसी के बारे में डिस्कशन करने वाली हूँ। ओके, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे जो अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, जहां से मतलब अगर यहाँ की बात करूं तो यहाँ से तो क्वेश्चन पक्का है, फिर उसके बाद इसी से रिलेटेड भी हो सकता है और इससे थोड़ा अलग भी हो सकता है। वो क्या है, रोग। भाई कई बार हम विटामिन की कमी से क्या देखते हैं, रोग देखते हैं कि हमारे शरीर के अंदर ये रोग हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि विटामिन ए की कमी हो गई थी, इस वजह से हमारी जो आंखें हैं उनमें समस्या हो गई, कि ड्राई आई की समस्या हो गई, सूखे नेत्र की समस्या हो गई, ठीक है। हम लोगों को क्या था, हम लोगों के शरीर के अंदर जो है विटामिन सी की कमी थी, इस वजह से क्या हो गया भाई, घाव नहीं भर पा रहे। कहोगे मैम हमने तो स्कर्वी सुना था, तो बेटा कुछ नई चीजें जानने को मिलेगी, टेंशन मत लेना, और ऐसी चीजें होंगी जो पेपर में पूछी जा रही हैं। ओके चलिए, तो यस उन सब चीजों को हम लोग देखेंगे कि न्यूट्रिशन की कमी से कौन से रोग उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा हमारे ये जो सारे का सारा ह्यूमन फिजियोलॉजी है, ठीक है, मानव शरीर की कार्य की जो है उससे रिलेटेड भी जो रोग होंगे उन सब को भी देखेंगे, वायरस, बैक्टीरिया, इन सब से रिलेटेड कौन से रोग हैं सब देखने वाले। नेक्स्ट आ जाता है सेल, कोशिका, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। देखो कुछ भी पढ़ के जाओ ना जाओ, ये ऊपर वाले 2 टॉपिक जरूर पढ़ के जाना। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं ना जिनको साइंस से डर लगता है, तो उन बच्चों के लिए बता रही हूँ मैं, ये 2 टॉपिक जरूर करके जाना, बाकी चाहे पूरी बायो छोड़ जाना, आपको एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो कंफर्म हो ही जाएंगे पेपर में, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट चीज आ जाती है कि फिर उसके बाद आ जाता है सेल और सेल डिवीजन। जब मैं कोशिका की बात करती हूँ और कोशिका विभाजन की बात करती हूँ, तो कोशिका के अंदर ना बहुत सारे कोशिकांग होते हैं, सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं जो अलग अलग तरीके के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ओके, सो ये जो कोशिका और कोशिकांग होंगे हम उनके अंदर बात करेंगे, क्योंकि ये जो कोशिकांग है ना इनके नाम पूछ लिए जाते हैं कि कौन से कोशिकांग को किस नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद मानव शरीर की बात करेंगे, उसमें पाचन तंत्र, हमारा पाचन तंत्र कैसे काम कर रहा है, यानी कि हमारे शरीर में डाइजेशन कैसे होता है। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में आपके ब्लड और हार्ट की बात करी जाएगी, ब्लड, हार्ट। एक और आजकल फेवरेट कॉन्सेप्ट बना हुआ है एग्जामिनर का जिसको हम कहते हैं लिम्फ, यानी कि रक्त हो गया, हृदय हो गया और लसिका हो गई,
ठीक है, रक्त, हृदय और लसिका, ये तीनों ही चीजों के बारे में हम लोगों को अच्छे से जानना होगा। फिर आ जाता है अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, ये दिस इज एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें हम सारे हार्मोन की बात करते हैं। और अगेन अगर मैं यहाँ पे न्यूट्रिशन डिजीज के बाद बात करूँ तो आपका फिर आ जाता है 3rd नंबर पे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है हार्मोन, ठीक है। तो जितने भी हार्मोन्स होंगे सबकी हम यहाँ पे बात करेंगे, सारे हार्मोन्स की बात यहाँ पर करी जाती है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि 3rd नंबर पे या 4th नंबर पे फिर आपका सेल हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है स्केलेटल सिस्टम, आपका कंकाल तंत्र की कौन सी हड्डी कहाँ पर है, किस हड्डी का किस तरीके से गति होती है, जोड़ कहाँ कहाँ है, सब देखेंगे इसके अंदर, ठीक है। और हाँ, एक और चीज, बायो के अंदर ना मैं कुछ एनिमेशंस का भी इस्तेमाल करूंगी जहां जहां रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, जिससे आपको आप चीज़ों को विजुअलाइज कर सको और आपको चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आए, ठीक है। किस तरीके के विजुअलाइजेशंस होंगी वो मैं आपको अभी दिखा दूंगी, एक बार पहले मैं ये सिलेबस डिस्कस कर लूँ, ठीक है। चलिए, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाता है, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो अब आ जाता है नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र आपका कैसे काम करता है, इसी में हम आपके मस्तिष्क की बात करेंगे, आपके ब्रेन की बात करेंगे। ओके, नेक्स्ट आ जाएगा आपका श्वसन तंत्र, बोले तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस ले रहे हो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, एनर्जी कैसे प्रोड्यूस हो रही है, कहाँ आपका श्वसन होता है, वो सब चीजें। उत्सर्जन तंत्र में आपकी किडनी से रिलेटेड जो समस्याएं हैं या फिर किडनी से रिलेटेड क्या क्या बातें हमें देखने को मिलती हैं, वो सब चीजें हम लोग इसके अंदर देखेंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट चीज क्या आ जाती है बच्चे, नेक्स्ट आ जाता है आप लोगों के लिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमें जस्ट कुछ एक जो एप्लीकेशंस है ना, जैसे आईवीएफ क्या होता है, ओके, ट्यूबेक्टमी क्या है, नसबंदी जिसको कहते हैं, ओके, वेसेक्टमी क्या है, उन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे, ठीक है। मतलब वेसेक्टमी जिसको नसबंदी कहा जाता है, वेसेक्टमी, नसबंदी, पुरुष नसबंदी जिसको कहा जाता है, ओके, ये सब चीज़ें हम लोगों को जाननी होंगी क्योंकि ये टर्म्स डायरेक्ट पेपर में पूछी जाती है, ओके। फिर उसके बाद हम क्लासिफिकेशन देखेंगे और फिर लास्ट में देखेंगे बॉटनी। क्लासिफिकेशन के अंदर ही मैं आपको लॉजीज भी पढ़ाऊंगी। लॉजीज का मतलब क्या है, वैसे इसको हम बोलते हैं कि जो है स्टडी ऑफ डिफरेंट थिंग, लेकिन मैं इसको लॉजी के नाम से पढ़ाती हूँ, मतलब स्टडी ऑफ डिफरेंट थिंग्स। जैसे आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि भाई माइकोलॉजी क्या है, किसी बच्चे को पता है व्हाट इज माइकोलॉजी, पेपर का काफी फेवरेट क्वेश्चन है, माइकोलॉजी क्या है, कोई बालक अगर जानता हो तो आप इसको जो है मुझे बता सकते हैं, ठीक है, अगर आप जानते हैं। चलिए, तो ये बात आप लोगों को बायो का सिलेबस ध्यान रखना है कि बायो में हम लोग क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, ओके। और कुछ इसी सीक्वेंस में हम चलेंगे, पहले मैं सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन कराने वाली हूँ, फिर मैं डिजीज कराऊंगी, फिर उसके बाद हम आगे ऐसे ऐसे चलते जाएंगे अकॉर्डिंगली। ये नोट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देखो क्या होता है, जब हम क्लास ले रहे होते हैं ना, तो क्लास लेने के दौरान बच्चों के दिमाग में काफी बार आता है कि मैम हम कौन कौन से टॉपिक करेंगे, तो इसी वजह से मैं पहली क्लास में इस चीज को क्लैरिफाई कर देती हूँ कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, और उसके बाद आप लोग बढ़िया तरीके से अपना जो है ना डिटेल्स में चीजें करते जाओगे, ओके। वहां पे फिर आपको बार बार ये मेंशन नहीं करना पड़ेगा कि जो है मैम क्या करे क्या ना करे, या कौन कौन सी चीजें वो पढ़ाओगे क्या नहीं कराओगे, वो बार बार फिर डिस्कस नहीं करना पड़ता, एक ही बार में डिस्कस किया। आप लोग यहाँ से देख लेना कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको कोई क्वेश्चंस दिखते हैं तो वो आप कर सकते हो इन टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट चीज, मैम माइकोलॉजी क्या है, मैंने आपसे सवाल पूछा था तो मैं बता देती हूँ। माइकोलॉजी होता है बेटा माइको का अध्ययन। अब कहोगे माइको क्या होता है, बेटा फंगस, फंजाई, ओके, जिसको कवक कहा जाता है। तो कवक का जो अध्ययन है, फंगस की जो स्टडी है या फंजाई की जो स्टडी होती है, उसको माइकोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। तो ऐसे जो टर्म्स होंगे ये हम लोग सीखेंगे, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होने वाला है, ओके। चलिए, नेक्स्ट आ जाता है फिजिक्स की। फिजिक्स में हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट देखेंगे, यानी कि इकाई व मापन। इकाई व मापन के साथ साथ एक और इसी में हिडन टॉपिक होता है जिसको हम कहते हैं डायमेंशनल यूनिट। जैसे आप लोगों से किसी ने पूछ लिया, बताओ जी फोर्स की इकाई क्या है, एसआई इकाई क्या है, आपने आराम से कह दिया मैम न्यूटन होता है, ठीक है। अब मैम ने आपसे पूछ लिया, बताइए जी फोर्स की डायमेंशनल यूनिट क्या है, तो मैम ये डायमेंशनल यूनिट क्या होती है, हिंदी में इसको विमीय सूत्र कहते हैं या विमीय इकाई कहते हैं। तो मैम ये इसकी विमीय इकाई क्या होती है, तो बच्चे जैसे इसको हम समझेंगे कि क्या होता है विमीय इकाई। जैसे मान लीजिए कि मुझे अगर फोर्स को किसी एक फ्रांसीसी को बताना है,
ठीक है, कि यहाँ पे फोर्स लग रहा है या फोर्स की इकाई की बात कर रहे हैं, और फ्रांसीसी जो है वह न्यूटन को नहीं जानता या न्यूटन उसको इकाई नहीं पता, ठीक है, क्योंकि वो तो फ्रेंच भाषा में पढ़ता है। ओके, तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब हमको उसकी यूनिट्स नहीं पता, तो हम यहाँ पे उसको बताएंगे कि भैया यहाँ पे मास इस्तेमाल हो रहा है, बोले तो द्रव्यमान इस्तेमाल हो रहा है। दूसरा, फिर यहाँ पे लेंथ इस्तेमाल हो रही है, और साथ साथ टाइम का इनवर्स, मतलब जो भी हमने मास और लेंथ लिया उसको टाइम से 2 बार डिवाइड कर दोगे तो हमको मिलेगा फोर्स। कहोगे मैम ये हम कैसे निकालेंगे, तो इसको हम प्रॉपरली डिराइव करना सीखेंगे, कैसे इन चीजों को डिराइव किया जाता है। ओके, तो ये चीज हम यहाँ पे करने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट चीज आ जाती है मोशन के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बाद जो अपना अगला टॉपिक रहेगा दैट वुड बी मोशन। मोशन कितने प्रकार का होता है, मोशन से संबंधित नियम कौन कौन से हैं, फिर उसके बाद फोर्स और फ्रिक्शन की बात करेंगे। ठीक है, फोर्स और फ्रिक्शन की बात करेंगे कि फोर्स क्या होता है, बल क्या होता है। ठीक, इसके अलावा घर्षण क्या होता है, जैसे आप लोग किसी गाड़ी में जा रहे हो, गाड़ी अचानक से रुक गई तो आप आगे की तरफ क्यों गए, तो वो आपके मोशन के नियम हैं, गति के नियम हैं जो न्यूटन द्वारा दिए गए थे। इन सब का एप्लीकेशन आप लोगों से पूछा जाता है। ठीक है, अब मैम यहाँ पे नेक्स्ट क्या हो जाएगा बेटा, गुरुत्वाकर्षण हो जाएगा, कि पृथ्वी की तरफ जो है हम आकर्षित हैं, इसी वजह से हम पृथ्वी के ऊपर रह रहे हैं। जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के इर्द गिर्द चक्कर काट रहा है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे हम ग्रेविटेशन में समझाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है वर्क, एनर्जी एंड पावर। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, यहाँ से सीधा एप्लीकेशन बेस्ड और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, तो अगर मैं वैसे बात करूं यहाँ पे आपसे एनर्जी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है, वो भी कन्वर्जन ऑफ एनर्जी से, कि जैसे आपका कोई जो फोन है, मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन क्या करता है कि जो भी आपकी साउंड एनर्जी है, ठीक है, जो भी आपकी ध्वनि ऊर्जा है, उसको किस में, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और फिर उसको आगे ट्रांसमिट कर देता है। तो ये चीज ऐसे आपके कन्वर्जन बेस्ड क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है तरंग। तरंग से काफी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, साउंड से बोले तो ध्वनि से अच्छे खासे क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं लाइट से। लाइट से सीधा वन लाइनर्स बनते हैं। ठीक, जैसे जैसे भाई आकाश नीला क्यों है, हर बच्चा जानता है मैम, प्रकीर्णन के कारण। तो यस, ऐसे ही बेसिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो टेंशन नहीं लेने का इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हीट की बात करते हैं, ऊष्मा आ जाता है। ठीक, कि अच्छा चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन दे रही हूँ, आप जब यहाँ पे मुझे बताएंगे कि देखो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, एक जगह से जो हीट होती है वो गर्म जगह से हीट जो होगी वो हॉट से कोल्ड की तरफ जाती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं ऊष्मा के स्थानांतरण के, हीट ट्रांसफर के 3 मेथड्स होते हैं, ठीक है, उनके मैं नाम भी लिख देती हूँ, बट आप मुझे बताइए इन तीनों मेथड्स में से फास्टेस्ट कौन सा है। ओके, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। ठीक है, ये 3 मेथड्स हैं, और इन 3 मेथड्स में से फास्टेस्ट मेथड कौन सा होगा, हिंदी में इसको बोलते हैं चालन, संवहन और विकिरण। चालन, संवहन और विकिरण। आप मुझे बताओगे कि भाई इन तीनों में से सबसे ज्यादा तेज मेथड कौन सा है। ओके, फिर उसके बाद हम इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, ये आपका अच्छा खासा क्वेश्चन यहाँ से बनता है। फिर मिसलेनियस, जैसे आपने प्रेशर के बारे में पढ़ा होगा कभी क्लास में, है ना, छोटी क्लासेस में 9th 10th में पढ़ा होगा। इसके अलावा आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का सिद्धांत, तो ऐसी सब चीजें हम मिसलेनियस या विविध सेक्शन में करने वाले हैं। ओके, वेरी गुड, क्या बात है। न्यूमेरिकल्स वीकनेस है तो परेशान मत होना, क्योंकि न्यूमेरिकल्स आते बहुत कम है, लेकिन मैं बेसिक न्यूमेरिकल्स डेफिनेटली आप लोगों को कराऊंगी, क्योंकि अगर आ गया तो यू शुड बी एबल टू आंसर देम। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, मैं आगे केमिस्ट्री पे चलूंगी, उससे पहले मैं एक बार यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर दे दूं कि हीट ट्रांसफर का सबसे फास्टेस्ट मेथड जो होता है वो रेडिएशन होता है। ठीक है, और ऐसा ये क्वेश्चन आपका पहले पूछा गया है, लेकिन क्या मैम ये यूपी पीसीएस आरओ में पूछा गया? नहीं। कहोगे मैम जब इसमें नहीं पूछा गया तो आप हमसे क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि बेटा अब यहाँ पे आता है ट्रिक। ट्रिक क्या है कि सिंपल सी चीज है बेटा, आप लोगों का जो यूपी पीसीएस आरओ का पेपर है वो बहुत कम बार हुआ है, तो आप सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर को उसी आधार पे बनाओ, तो फिर उससे क्या होगा, आपके बहुत सारे टॉपिक्स छूट जाएंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, यूपी पीसीएस के द्वारा या यूपी पीएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट किए जाते हैं इसी लेवल के, जैसे यूपी पीसीएस के जो आपके अदर एग्जाम्स हैं, है ना, उन सभी को हम फोकस करते हुए उससे रिलेटेड टॉपिक्स मैंने ये छाटे हैं कि कौन से आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है।
ओके और फिर इन्हीं क्वेश्चंस के आधार पे मैं सिर्फ ऐसा नहीं होगा सिर्फ हम आरओ के प्रीवियस ईयर पेपर्स करने वाले हैं, मैं आपको सारे पेपर्स कराऊंगी, चाहे वो यूपी पीसीएस के आपके जो आपका ये एसडीएम वाला पेपर होता है उसके लिए ही जो भी होती हैं सारी चीज़ें मैं सब कराने वाली हूँ बेटा। ठीक है, तो वो सब आप ज़रूर देखेंगे, वो ज़रूर आपको करना है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे अच्छे से तैयारी करना चाहते हो, अच्छे से एग्जाम देना चाहते हो, तो इन टॉपिक्स को डेफिनेटली एक बार नज़र गो थ्रू कर लेना। हो सकता है बहुत सारे बच्चों का ऑलरेडी साइंस अच्छा हो, तो उन लोगों को आज का सेशन जो है ये बहुत हेल्प करने वाला है। लास्ट आ जाता है आपका केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में एटॉमिक थ्योरी, ठीक है, बहुत सारी थ्योरीज हैं, जैसे डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी हो जाती है। ओके, फिर उसके बाद आपकी आ जाती है जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल आ जाता है, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल आ जाता है। ओके, आर ए मिलिकन का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट आ जाता है, वो सब चीज़ें हमें करनी होंगी। फिर पीरियोडिक टेबल से, अब मैम पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स आते हैं जिनको हम आगे जब हम टॉपिक करेंगे तब मैं उसके बारे में डिस्कशन कराऊंगी। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि यहाँ से रिलेटेड आपके जो डेली लाइफ केमिकल्स होते हैं ना वो रिलेट हो जाते हैं और इसके फॉर्मूलेज पूछे जाते हैं कि जैसे आपके पास बेकिंग सोडा है तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है वो आपसे पूछ लेगा। ठीक है, आपसे पूछ लेगा कि जो भाई जो आपके घर में वॉशिंग सोडा इस्तेमाल होता है उस वॉशिंग सोडा में कितने पानी के अणु होते हैं। ठीक है, ऐसे सब क्वेश्चंस आपसे पेपर में पूछे जा चुके हैं। ओके, तो इस वजह से आपको ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स अच्छे से समझना है, जिससे रिलेट होगा आपका केमिकल फॉर्मूलाज वाला टॉपिक। ओके, नेक्स्ट आ जाता है एसिड्स एंड बेसिस। ये आपके डेली लाइफ केमिकल का पार्ट है कि भाई आप लोग एप्पल खाते हो, कौन कौन से एसिड मिलते हैं, तो आप कह दोगे मैम उसमें मैलिक एसिड मिल रहा है। यस, टमाटर खाते हो, कौन सा एसिड मिल रहा है मैम, ऑक्सैलिक एसिड मिल रहा है और मैलिक एसिड मिल रहा है। तो ये चीजें आपको बतानी होंगी। ठीक है, फिर केमिकल रिएक्शंस कितने प्रकार की होती हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप कार्बन के साथ साथ हाइड्रोकार्बन्स की बात करोगे कि हम कोयला जला रहे हैं, ठीक है, तो उससे कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, हम लोगों के घर में एलपीजी का सिलेंडर है, उसमें कौन सी गैसेस इस्तेमाल हो रही हैं, वो सब चीजें आपको करनी है। फिर आ जाता है मैटर। मैटर से आपके पेपर में ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें मैं सिर्फ आपको बेसिक्स समझाऊंगी, इसमें हम ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। ओके, रेडियो एक्टिविटी से आपके पेपर के अंदर क्वेश्चंस आते हैं, तो हम इसको अच्छे से करने वाले हैं। ओके, यस। तो अभी तक की अगर क्लास में किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, और दूसरी चीज, अपन लोगों की जो क्लास रहेगी दैट वुड बी एट 7 PM, ठीक है, डेली मंडे टू सैटरडे। ठीक, मंडे टू सैटरडे जो भी हमारा टॉपिक होगा, टॉपिक के बाद में क्लास के अंदर आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराऊंगी जो उस टॉपिक से रिलेटेड होंगे, जिससे आपको ये पता चले कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, क्योंकि वो आपको जज करने में, खुद को जज करने में मदद करेगी। नेक्स्ट बात क्या आ जाती है कि मैम क्या हमारे ऐप के ऊपर हम लोगों को एक फुल मॉक टेस्ट मिलेगा? यस, डेफिनेटली, एवरी संडे यू विल बी हैविंग टेस्ट। संडे को आपका एक फुल टेस्ट होगा, जिससे आपकी पूरी तैयारी आपको पता लगती चली जाएगी, है ना, जिससे आपको पता लगेगा कि कैसे नए क्वेश्चन बन सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि यूपीपीसीएस अपना पैटर्न नहीं चेंज करेगा, वो पूरा यूपीएससी को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो इस बार अगर एक्सपेक्टेशन में ऐसे आ जाए ना 4 ऑप्शन देके 1 2 3 4 और पूछ ले कि इनमें से कितने कथन सही हैं, तो भाई साहब शॉक मत होना, क्योंकि इट इज टोटली कॉपिंग इट। ओके बेटे, चलिए, तो आई जस्ट होप सो यहाँ तक की चीजें क्लियर हैं। और आपको हर एक क्लास, जैसे इवन ये जो इंट्रो क्लास है, इसका भी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? इंट्रो का भी पीडीएफ आपको मिलेगा आप लोगों की एप्लीकेशन में। ठीक है, जहाँ पे आपका क्लास होता है, क्लास के जस्ट नीचे ही आपको क्या मिल जाएगा? आपका पीडीएफ मिल जाएगा। तो पीडीएफ आपको डेली बेसिस पे हर क्लास की मिलने वाली है, और साथ साथ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे एक्स्ट्रा। ठीक है, तो इस वजह से बस ये चीजें हैं जो आप लोगों को रेगुलर बेसिस से ऐप पे पढ़ाई जाएंगी, प्रोवाइड करी जाएंगी। ठीक है बेटे, अब जरा कुछ प्रीवियस ईयर पेपर्स देख लें, क्वेश्चन देख लें। जैसे ये देखो, प्री 2021 का क्वेश्चन है, अभी मैं इसको सॉल्व नहीं करा रही, जस्ट आपको दिखा रही हूँ कि कैसे क्वेश्चंस बन चुके हैं। तुलसी प्लांट हैज मेडिसिनल वैल्यूज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द फॉलोइंग। अब जो तुलसी है उसके अंदर ये जो औषधीय महत्व है तुलसी के पौधे में, कहते हैं ना तुलसी का पौधा बहुत अच्छा होता है, तो वो किस कारण से है? उसके अंदर यहाँ कुछ एसिड्स दे दिए। अब ये क्या है? तुलसी आप डेली बेसिस पे यूज कर रहे हो, है ना, डेली बेसिस पे आप लोगों के यहाँ इसका इस्तेमाल होता है, तो अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? तो यहाँ पे आ जाता है आप लोगों का क्या, यहाँ पे आ जाता है आपका बेसिक केमिस्ट्री। बेसिक केमिस्ट्री यहाँ पे आ जाती है। ओके,
नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिलेशन करेक्ट। तो खैर यहाँ पे अब मैं इस क्वेश्चन को क्यों दिखा रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि जब मैं आप लोगों को यूनिट्स एंड मेजरमेंट दिखाऊंगी, यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर कराऊंगी फिजिक्स में, तो उसके अंदर ये वाला, जैसे हम यहाँ पे देखे बाइट्स एंड बिट्स, ठीक है, किलोबाइट, बाइट्स, ठीक है, फिर यहाँ पे मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, इन सब की अगर हम बात करेंगे तो वो सब चीजें आपको मैं सिखाऊंगी, ठीक है। तो ये वैसे कंप्यूटर का सेक्शन आता है, लेकिन सिंस इसमें यूनिट्स एंड मेजरमेंट है, इस वजह से इस क्वेश्चन को भी मैं यहीं पे इंक्लूड कर रही हूँ। ओके, नेक्स्ट है चीफ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड पोल्यूटेंट। तो यहाँ पे पोल्यूशन से रिलेटेड चीजें क्या आ जाएंगी, कहाँ आ जाएंगी मैम, ये डेली लाइफ केमिस्ट्री में आ जाती है, डेली लाइफ केमिकल्स में आ जाते हैं। ओके, समझे। तो ये आपका देखो टॉपिक्स है, इन्हीं टॉपिक्स के बेसिस पे मैंने आप लोगों का पूरा सिलेबस डिजाइन किया है, ठीक है। फिर उसके बाद ये देखो एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, कौन से सोलर मतलब कौन सी कन्वेंशनल एनर्जी है, कौन सी नॉन कन्वेंशनल एनर्जी है। तो ये हम कहाँ देखेंगे, ये हम देखेंगे वर्क एनर्जी एंड पावर के अंदर। ओके बेटे, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आ जाता है। तो ये देखो हिंदी, अब जैसे ये था क्वेश्चन बहुत लंबा सा था, बड़ा सा था, तो इसी वजह से इसको नेक्स्ट पेज पे लेके गई हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो, ठीक है। फिर यहाँ देखिए, यहाँ पे बेस्ट सोर्स ऑफ एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। अब देखो आज हम इसी टॉपिक को करने वाले हैं। अमाइनो एसिड्स जो होते हैं ना, ये प्रोटीन बनाते हैं मिलके, ठीक है। क्या बनाते हैं बेटे, प्रोटीन बनाते हैं। तो अब आप खुद सोचिए ना कि प्रोटीन वाला चैप्टर मैंने बोला था ना कि आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन, इन तीन चीजों को ध्यान रखना है अच्छे से, बहुत अच्छे से पीबीसी करके ध्यान रखना, प्रोटीन, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट, यहां से पक्का क्वेश्चन बनता है। ओके, तो ये चीजें हैं जो आपको मैं यहाँ पे बताना चाह रही हूँ। फिर इसके बाद देखिए ह्यूमन ईयर, आई, ठीक है, इन सब की बात हो गई। लाइट हो गया आपका, ईयर साउंड हो गया, ओके, यानी कि आपके सेंसरी ऑर्गन्स की बात कर रहा है कि परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग कितना है, और आपका परसिस्टेंस ऑफ विजन कौन सा है। हमारी आंख जो है मोस्ट सेंसिटिव रेड कलर के लिए होती है। तो ऐसी सब चीजें वो आपको पता होनी चाहिए। कैसे पता लगो करोगे, जब आप इसको अच्छे से समझोगे, ठीक है, कि हाँ भाई हमारी आंखें जो है मोस्ट सेंसिटिव जो होंगी वो आपके ग्रीन येलो कलर के लिए होंगी। ओके, ऐसी सब चीजें, ठीक बेटे। चलिए, तो अब यहाँ पे और जैसे सिल्क का प्रोडक्शन, तो सिल्क का कल्चर कौन करता, मतलब जो कोई सिल्क की खेती करता है उसको, उस सिल्क की खेती करने को सेरीकल्चर कहा जाता है। ऐसी टर्म्स आपके लिए इस्तेमाल होती है। फिर उसी से थोड़ा सा आपका जो है और ज्यादा डेप्थ में जाएंगे हम, जब सिल्क की ही बात करेंगे तो सिल्क अगेन अ काइंड ऑफ प्रोटीन होता है। तो ऐसी सब चीजों को हम डिस्कस करेंगे। खैर, अब आपको एक थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कैसी चीजें आपके पेपर में आती हैं, ठीक है, क्या आपके पेपर में आता है। जैसे यहाँ देखो, ये सीधा आपके जो भी आपके एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो भी आपके पास यहाँ पे क्या है, ये आपके पास कुछ मिनरल्स हैं, ठीक है। इन मिनरल्स का कहाँ यूज किया जा रहा है, तो ये केमिकल्स हैं। इन केमिकल्स को कहाँ इस्तेमाल कर सकते हो, वो चीज आ जाती है। फिर उसके बाद यहाँ देखिए, ये आपका लीवर से रिलेटेड आ गया। तो जब मैं डाइजेशन पढ़ाऊंगी तो वहां पे इसकी बात करेंगे, जब मैं हार्मोन्स पढ़ाऊंगी, एंजाइम्स पढ़ाऊंगी, तब मैं लीवर की बात करूंगी। तो ये चीजें ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। फिर यहाँ पे ये आपका बॉटनी आ जाता है। ओके, यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर आ जाता है कि इनको मैच करना है, फिर इनमें से कौन कौन से करेक्टली मैच्ड हैं उसका यहाँ पे आपको आंसर करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। खैर, अब मैं आगे बढ़ती हूँ, अब हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं ज़रा जानना चाहूँगी, देखो ये आपका विटामिन रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, कि आपके जो मिनरल्स हैं इनमें से कौन सा मिनरल, वो कौन सा विटामिन जो है, न्यूट्रिएंट जो है, वो आपका करेक्टली मैच नहीं है। और मैंने कहा ना, इस टॉपिक से पक्का एक क्वेश्चन आता है, और आपको तो इसी पेपर के अंदर 2 क्वेश्चंस मिल गए, हाँ कि ना। तो बस यही चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, ऐसे ही हम लोगों को पढ़ना है। अब बात आ जाती है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की, पशुओं में पोषण की। तो आज का अपना टॉपिक यही है, पशुओं में पोषण किस तरीके से होता है, क्या होता है, पोषण का मतलब क्या है, सब चीजें हम लोग बेसिक से लेके सब चीजें जानने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब देखो, जब भी हम पोषण की बात करते हैं बेटे, तो पोषण का मतलब क्या है। देखो सिंपल सी चीज है, अब हम लोग हैं, इंसान हैं। अब इंसान जो भी होगा वो कुछ खाएगा, तभी तो उसको पोषण मिलेगा। या कौन सा हम जादू हैं कि कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, सिर्फ अपना हाथ आगे किया धूप में और धूप ली और भाई साहब फिर अपना तो बढ़िया एकदम चल रहा है सब कुछ, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो यहाँ पे क्या है, हम लोग कुछ ना कुछ चीजें खाते हैं। अब वो जो भी चीज हम खाते हैं वो खाते हैं हम कॉम्प्लेक्स फूड। कैसा फूड खाते हैं बेटा, कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं, जटिल भोजन खाते हैं। अब ये जो जटिल भोजन खाते हैं, इस जटिल भोजन को हमने अगर शरीर के अंदर डाल लिया, ठीक है, तो ना ऐसा नहीं होगा कि वो जटिल भोजन हमारे शरीर में डायरेक्ट यूज हो जाता है।
हमें क्या करना पड़ता है, हमें उस जटिल भोजन को इस्तेमाल करने के लिए तोड़ना पड़ता है। क्या करना पड़ता है बेटे, हमें उस जटिल भोजन को इस्तेमाल करने के लिए तोड़ना पड़ता है। कहोगे मैम तोड़ते कैसे हैं? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो भी आपके पास भोजन होता है, जो भी आपका जटिल सा भोजन होगा, उस जटिल से भोजन को तोड़ा जाएगा। और तोड़ेंगे कैसे भाई? सिर्फ दांतों से तोड़ते हो क्या खाने को? नहीं, हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो इस खाने को तोड़ने का काम कर रहे हैं। मैं जस्ट अभी बेसिक बता रही हूँ, आगे चलेंगे, अभी पूरा डिटेल में समझेंगे इसे। तो यहाँ पे समझो, हमने एक जटिल भोजन खाया, एक कॉम्प्लेक्स फूड खाया। जैसे मैंने खाया जैसे मैंने खाया C12H22O11, यानी कि चीनी खा ली। ठीक है, अब ये जो चीनी है ना, मेरे शरीर में डायरेक्ट यूज नहीं हो सकती। तो मेरा शरीर क्या करेगा? मेरा शरीर कहेगा कि एक काम करो मैडम, इसको जो है ना C6H12O6 में तोड़ दो। तो ये क्या हुआ? ये वो तरीका हुआ जिसके थ्रू अब मैं इस चीज को खा सकती हूँ। ठीक है, अब मेरा शरीर इस चीज को यूटिलाइज कर सकता है। तो ये जो मैंने खाना खाया और उसके बाद फिर इसको यूटिलाइज करने के लिए तोड़ा, अब मैम बस तोड़ दिया तो काम खत्म? ना जी ना, अभी तो और भी काम है। क्या काम है? अभी काम है बेटा कि आपको अपने इस भोजन को आगे यूटिलाइज करने के लिए अलग अलग जगहों पर भेजना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे समझना कि मैं खाना यहाँ से खाऊंगी, मुंह से खाऊंगी, ये खाना यहाँ पचेगा 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 पचेगा। ठीक है, पचता गया, मतलब इधर नहीं पच रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे पचा था, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुआ, इधर पाचन शुरू हुआ। ओके, फिर उसके बाद इस जगह पे पचना शुरू हुआ। अब यहाँ खाना पच चुका है, लेकिन सारा खाना यहीं तो यूटिलाइज नहीं होना। कुछ खाना यहाँ भी जाना चाहिए, कुछ खाना यहाँ भी जाना चाहिए, तो शरीर के सभी अंगों में जाना चाहिए, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ेगा, है ना। इसका मतलब मैम ये जो पोषण की प्रक्रिया है ना, ये सिर्फ खाना ही जटिल नहीं है, ये तो प्रक्रिया भी जटिल है ना। क्या है? प्रक्रिया भी जटिल है। तो मैम ये जो प्रक्रिया होती है पोषण की, ये पोषण की प्रक्रिया कितने स्टेजेस की होती है, या इसमें क्या क्या होता है? तो देखो, नोट्स आपको कुछ इस तरीके से लिखे हुए मिलेंगे, तो आप लोगों को सारी चीजें अच्छे से समझ में आने वाली है। परेशान मत होना, एक एक चीज डिटेल में करेंगे। ओके, और ऐसे कि आपको एक बार समझ में आ जाए, तो आप लोग कोई भी एग्जाम टारगेट कर रहे हो, उसमें आपको साइंस के नोट्स दोबारा कभी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस जो एक बार नोट्स बनाओगे उसी को रिवाइज करना। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना कि आपको रिवीजन हर एक बच्चे को डेफिनेटली करनी है। द मोर यू रिवाइज, आपको उतना ज्यादा अच्छे से याद रहेगा। चलिए, तो बात करते हैं पोषण की। पोषण जो है, जब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं, तो न्यूट्रिशन के कुछ चरण होते हैं। कौन कौन से चरण है बेटा? पहला है इंजेशन। इंजेशन का मतलब है बस कुछ नहीं, मम्मी ने आपको 56 भोग बना के दिया था, अब ये जो 56 भोग है आपने उठाया और उठा के अपने मुख के अंदर डाल दिया। ठीक है, आपने कहाँ डाल दिया बेटा? ये जो 56 भोग है आपने अपने मुख के अंदर डाल दिया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं इंजेशन। सिर्फ इतना सा काम। ठीक है, यही इंजेशन है, यही पहला स्टेज होता है, यही पहला स्टेप होता है। इसके बाद दूसरा स्टेप आ जाता है, दैट इज डाइजेशन। दूसरा स्टेप कौन सा है बेटे? वो है डाइजेशन, बोले तो पाचन। ये जो पाचन होता है, इसमें क्या होगा? इसमें जो भी अभी मैंने बताया था ना, जटिल खाना था हमने खाया था, ठीक है, जैसे मैंने चीनी खा ली थी, तो अब वो चीनी मेरा शरीर यूज नहीं कर पा रहा, तो अब उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ना है। ठीक है, ऐसे मॉलिक्यूल्स में जिसमें मेरा शरीर उसको यूज कर पाए और हमारे शरीर में उसको जगह जगह भेज पाए। ठीक है, तो अब हमने चलो वो भी कर दिया, छोटे छोटे कैंची चला के और छोटे छोटे से टुकड़े कर दिए। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा? अब यहाँ पे तीसरा स्टेप आता है, तीसरा स्टेज आता है, जिसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। क्या कहते हैं बेटा? इसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं। अब ये जो एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया होती है, इसमें क्या होगा? जो भी हमने छोटा छोटा सा खाना बनाया ना या तोड़ा ना, उसको हमारे ब्लड के अंदर लोड किया जाता है। ठीक, ताकि हमारा ब्लड उसको पूरे शरीर को भेज सके, ताकि हमारा ब्लड क्या कर सके बेटा? उसको पूरे शरीर को भेज सके, और हमारा जो पूरा शरीर है उसको अच्छे से उसकी ग्रोथ एंड रिपेयर कर सके। ठीक है, ताकि हमारा शरीर क्या कर सके? उस खाने को यूज कर सके एनर्जी बनाने के लिए, उस खाने को यूज कर सके ग्रोथ और रिपेयर के लिए। ठीक है, ऊर्जा, विकास और मरम्मत के लिए उसको उपयोग कर सके। और लास्ट क्या है? जो भी वेस्ट मटेरियल आ गया ना, उस वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर निकालना है। ठीक है, शरीर से अपचित भोजन को बाहर निकालना है, वो हो जाता है इजेशन। वो क्या हो जाता है बेटा? इजेशन। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे मैम ये तो 5 स्टेजेस है, याद कैसे रहेंगे? तो देखो, मैंने इसको समझाने के लिए एक तरीका बनाया। अब उस तरीके को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उस तरीके को समझने के लिए हमें अपनी गैया का दूध जो है ना,
हमें जगह जगह पहुंचाना है। ठीक है भाई साहब, देखो यहाँ पे कोई यूपी के किसी गांव के अंदर कोई एक इंसान है, ठीक है। अब वो जो है ना वो दूध निकालता है, और वो जो दूध है ना, अब भाई साहब हम यहाँ दिल्ली के अंदर बैठे हैं, हमको चाहिए, ठीक ठीक है। तो हम यहाँ दिल्ली के अंदर बैठे हैं, हमको चाहिए, चलो हरियाणा में बैठे हम लोग, हमको चाहिए। तो अब आप खुद सोचो, अगर हमको हरियाणा में बैठे बैठे यूपी से दूध चाहिए, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि यहाँ हरियाणा, यहाँ यूपी से हरियाणा तक दूध आ जाए और क्या बोलते हैं ये दूध खराब ना हो। आप भी जानते हो, या तो भैया दूध वाले भैया उबाल के दे के जाए दूध, है ना। अब ऐसा तो इतनी मेहनत तो कौन ही करेगा। तो अब यहाँ पे क्या किया जाता है, ये जो दूध वाले भैया है, सबसे पहले इन्होंने दूध निकाला, ठीक है। जैसे ये दूध निकाला, एक स्टेज कंप्लीट कि दूध निकाल के चलो जी बढ़िया है, अब ये इकट्ठा हो गया है, ओके। अब ये जो दूध है इसको क्या किया जाएगा, इस दूध को भेजा जाएगा एक फैक्ट्री में, ठीक है। उस फैक्ट्री में क्या किया जाएगा, उस फैक्ट्री में वो जो दूध आ चुका है, अब उसको इन पैकेट्स में पैक किया जाएगा, ठीक है। क्या होगा, सबसे पहले हमने दूध जो निकाला, उस दूध को निकाल के फैक्ट्री में डाला, खाने को उठा के सिर्फ मुंह के अंदर डाला, ठीक है। जैसे ही मुंह के अंदर डाला, तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे उस खाने के पैकेट्स बनने शुरू होंगे, ताकि हरियाणा में बैठे हम उसको यूज कर सके, समझे बेटे। जैसे ही हमने इस दूध के पैकेट्स बनाए, अब ये दूध के पैकेट्स किस में कन्वर्ट होंगे, अब ये दूध के पैकेट्स आपके जगह जगह किस में जाएंगे भाई साहब, यहाँ पे एक ट्रक में लोड कराए जाएंगे, ठीक है। क्या कराए जाएंगे, ट्रक के अंदर लोड कराए जाएंगे, और ट्रक जो है, ट्रक वाला इसको यूपी से हरियाणा लेके आएगा, ठीक है। कहाँ लेके आएगा बेटा, यूपी से हरियाणा लेके आएगा। जैसे ही यूपी से इसको हरियाणा में लेके आता है, और अब क्या करेगा, अब भैया हरियाणा में तो मैं हूँ, मैंने क्या किया, मैंने इनसे दूध लिया, ठीक है, मैंने इसको लिया, तो अब मैंने इसको अपने कंजप्शन के लिए रख लिया, अब हमने इसको पीना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका पहला स्टेज कि आपने सारा दूध फैक्ट्री में दिया, दूसरा स्टेज की फैक्ट्री वालों ने इसके पैकेट बना दिए, तीसरा स्टेज की जो ट्रक में है उसके अंदर आपने दूध के पैकेट चढ़ाए और ट्रक वाला इसको हरियाणा में छोड़ के आया, और चौथी चीज क्या हुई कि भैया आपकी मैम ने इस दूध को कंज्यूम कर लिया। अब क्या होगा, अब भाई जो दूध का पैकेट है उसको थोड़ी हम यूज करेंगे या उसको थोड़ी पी लेंगे, क्या होगा, ये तो वेस्ट हो गया ना। अब इस वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करना पड़ेगा, शरीर से बाहर निकालना पड़ेगा, मतलब घर से बाहर निकालना पड़ेगा, घर में थोड़ी इकट्ठा करके रखेंगे। तो यही जो पूरी प्रक्रिया है ना, जो आपने यहाँ पे समझी है, इसी को आप अपनी बॉडी के माध्यम से समझिए, ठीक है। इसी को आप अपनी बॉडी के माध्यम से समझिए, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले आपने अंतर ग्रहण किया, मतलब कंपनी के अंदर लाके दूध को, सारे दूध को यहाँ पे डाल दिया, अंतर ग्रहण, ठीक है। सबसे पहला प्रोसेस ये था, ठीक है। सारा का सारा खाना लाके कंपनी के अंदर डाल दिया, अपने मुंह के अंदर डाल दिया। कंपनी क्या हो गया, आपका मुंह हो गया, याद रहेगा। अब इंजेक्शन, ओके। जैसे इंजेक्शन हो जाएगा, उसके बाद अब यहाँ पे दूसरा स्टेज क्या होगा कि अब उस खाने को, खाना तो जटिल है, आप उसको यूज नहीं कर सकते डायरेक्ट, है ना, ये दूध खराब हो जाएगा यहाँ तक भेजने में। तो अब आप इसको क्या करोगे, इसके पैकेट बनाओगे। तो ये हो गया प्रोसेस आपका सेकंड, डाइजेशन का। इसको यूज करने लायक बनाया गया, ठीक है। इसका क्या किया गया, इसका पाचन किया गया, मतलब इसको यूज करने लायक बना गया। ये हो गया आपका सेकेंड स्टेज, ठीक है। सेकेंड स्टेज के बाद अब आपका थर्ड स्टेज आता है। क्या हो जाएगा बच्चे, कि आपका जो भी खाना आपने पचा लिया, उसको यूज करने लायक बना दिया, अब उसको ट्रक में लोड करोगे। और आपके शरीर के ट्रक का नाम क्या है, आपके शरीर के ट्रक का नाम है रक्त। क्या नाम है बेटे, रक्त है आपके शरीर के ट्रक का नाम। और फिर उसके बाद क्या करोगे, ये ट्रक इसको पूरे देश में छोड़ के आएगा, दूध को अलग अलग जगहों पे छोड़ के आएगा। और जब ये पूरे देश के अंदर इसको छोड़ के आएगा, तो अब यहाँ पे इसको यूज किया जाएगा। तो ये जो सारे के सारे खाने को रक्त में अपलोड करने की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, लोड करने की जो प्रक्रिया होती है बेटा, इसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। क्या कहते हैं, अवशोषण कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं बेटे, अवशोषण कहते हैं। फिर अवशोषण, तो ये हो गया आपका थर्ड स्टेज। फिर आपके मैम के पास पहुंचाइए, तो ये हो जाएगा एसिमिलेशन। मैम ने इसको कंज्यूम करना स्टार्ट किया ना, यूज करना स्टार्ट किया, तो ये हो जाता है स्व अंगीकरण, ठीक है। और हिंदी में जब आप इसको एक साथ जोड़ के लिखोगे स्व और अंगीकरण को, तो वो हो जाएगा स्वांगीकरण, ठीक है। दीर्घ संधि लग गई, ठीक है। हिंदी भी रिवाइज कर लेंगे हम लोग यहाँ,
ठीक है। चलो, तो यहाँ पे क्या हो जाता है बेटा, स्वांगीकरण हो जाएगा, मतलब आपने इसको यूटिलाइज करा। आपके शरीर के सेल्स, अब ये कौन है, ये मैम नहीं है, ये हो जाएगा सेल। ठीक है, आपके शरीर की जो कोशिका होगी वो इसको यूटिलाइज करेगा। और अब जो भी वेस्ट प्रोडक्ट रहा, भाई ऐसा थोड़ी है हर एक चीज जो हमने खाई सब हमारे लिए यूजफुल, वहां पे वेस्ट प्रोडक्ट भी बनते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा चीज भी तो होता है ना जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, तो उसको हम अपने शरीर से बाहर निकालते हैं इजेशन के माध्यम से। कैसे निकालेंगे, इजेशन के माध्यम से, मल त्याग से। ओके, ये हो जाता है फिफ्थ स्टेज। अब अगर ये पूरा का पूरा प्रोसेस समझ में आ गया, तो अब जो मैंने डेफिनेशंस लिख रखी है ना, अब वो आपको हलवा लगने वाली है। मैं इतने डेफिनेशन समझाती हूँ, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आया हो इतने में, तो डेफिनेटली बेटा अभी मेंशन कर दीजिए, क्योंकि जो आज का डाउट है आज ही निपटा लेंगे। ओके, और कल अगर आप लोगों को, हाँ अब ये भी तो समस्या आएगी कि मैम मैंने तो क्लास बाद में देखी, तो मेरे को डाउट पूछना था, मैं क्या करूं। तो कोई टेंशन नहीं है, आप अगले दिन अगर क्लास में लाइव आ रहे हो, तो आप लोग क्या करेंगे, शुरू का जो 5 मिनट्स होगा, वी कैन टेक द डाउट्स ओवर देयर। ठीक है, शुरू के 5 मिनट्स में आप लोग आके अपने डाउट्स मेंशन कर दीजिए, नंबर 1। एक तो ये तरीका है। या फिर अगर आप लोग जो है शुरू के 5 मिनट में नहीं आ पाते, तो आप लास्ट के 5 मिनट्स में अपने डाउट मुझे बताएंगे, जिससे क्या होगा, हम आसानी से डाउट्स को भी डील करते हुए चलेंगे। ठीक है बेटे, चले आगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट चीज क्या हो जाती है कि भैया जिसके भी डाउट्स हैं फटाफट से मेंशन कर दो। पहला है इंजेशन। इंजेशन मतलब कुछ नहीं कि आपने सारा का सारा खाना क्या करा, सारा का सारा खाना आपने अपने मुख के अंदर डाला, दिस इज नोन एज इंजेशन। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं बेटे, इंजेशन कहते हैं। खाना उठाया मुंह के अंदर डाला, पहला स्टेज कंप्लीट। ठीक है, फैक्ट्री के अंदर भेज दिया। दूसरा हो जाता है बेटे पाचन। सेकंड स्टेज क्या है, पाचन है, जिसमें आपने जटिल खाने को छोटे छोटे पानी में घुलनशील अणुओं में तोड़ दिया। ठीक है, बड़े अणुओं को पानी में घुलनशील अणुओं में तोड़ देने की प्रक्रिया कहलाती है पाचन। क्या कहलाती है बेटे, पाचन कहलाती है। थर्ड स्टेज क्या हो जाता है आपका, एब्जॉर्प्शन हो जाता है। थर्ड स्टेज क्या हो जाता है बच्चे, एब्जॉर्प्शन हो जाता है, यानी कि अवशोषण। मतलब अब अपलोडिंग करनी है बेटा, ट्रक के अंदर खाना डालना है, तो हमारे ट्रक का नाम क्या है, ब्लड है ना। तो यहाँ पे ध्यान देना, सारे बचे हुए भोजन को आंत की दीवार से रक्त में भेजते हैं। किस में भेज रहे हैं बेटे, रक्त के अंदर भेज रहे हैं, इसी को हम अवशोषण कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है एसिमिलेशन। थर्ड स्टेज हो गया कंप्लीट, सारे खाने को ब्लड में भेज दिया। अब ब्लड क्या करेगा, ब्लड उसको पूरे शरीर में फैलाएगा। ओके, और फिर पूरा शरीर उसको क्या करेगा, पूरा शरीर उसको अपनी ऊर्जा विकास में मरम्मत के लिए उपयोग करता है। ओके, क्या करेगा बेटे, उपयोग करेगा, उसको हम लोग कहते हैं एसिमिलेशन। क्या कहते हैं बच्चे, एसिमिलेशन कहते हैं। ओके, और लास्ट स्टेज क्या हो जाता है, फिर लास्ट स्टेज है इजेशन या डिफिकेशन, शरीर से अपचित भोजन को बाहर निकालना। ओके, शरीर में से क्या करना बेटे, अपचित भोजन को बाहर निकालना, और उसी को हम एसिमिलेशन कह देते हैं, उसी को हम इजेशन कह देते हैं। ठीक है, कि हमने सारा वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकाल दिया। ओके जी, तो यहाँ तक आज का सेशन हम लोग यहीं तक ही रखेंगे, एंड आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द डाउट्स। अगर कोई डाउट है आप लोग मुझे बता सकते हैं। एक बार इसी प्रोसेस को दोबारा देख लीजिए। ये एक बिल्ली है, बिल्ली ने खाना मुंह के अंदर डाला, दिस इज इंजेशन, अंतर्ग्रहण। ठीक है, फिर ये जो खाना है इसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ा गया, ये हो गया पाचन। फिर ये जो खाना है इसको ब्लड स्ट्रीम में डाला गया। ओके, तो ये जो ब्लड स्ट्रीम के अंदर डाला गया ये हो जाएगा आपका अवशोषण, बोले तो एब्जॉर्प्शन। और लास्ट आ जाएगा, मतलब नेक्स्ट आ जाएगा आपका एसिमिलेशन। ठीक है मैम, मिक्सिंग ऑफ सलाइवा इन माउथ इज इंजेशन, नो, जस्ट इनटेक ऑफ फूड इन योर माउथ इज इंजेशन। ठीक है, अभी बिल्ली ने सिर्फ खाना खाया, मुंह के अंदर डाला, दिस इज इंजेशन। ठीक है, दिस इज इंजेशन। आप अगर अपने खाने के अंदर लार मिला रहे हो, तो वहां पे साइमल्टेनियसली पता है क्या होगा, आपकी लार के अंदर एक एंजाइम मौजूद होगा जो आपके खाने को पचा देगा। ठीक है, आपका जो 30% स्टार्च होगा ना, वो 30% स्टार्च माल्टोज में कन्वर्ट हो चुका होगा। ठीक है, तो इस वजह से कन्वर्ट हो जाएगा माल्टोज में। तो इस वजह से यहाँ पे जो आपका, जब आप मिक्सिंग ऑफ सलाइवा करते हो, तो उसमें आपका मिक्सिंग के दौरान ही आपका खाना पचना शुरू हो जाता है। ओके, इवन ऐसा एक क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा भी जा चुका है। एक सेकंड रुकिए, मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाती हूँ जो आपका यूपी पीसीएस में पूछा गया था। ठीक है, वो एसडीएम वाला पेपर। ठीक है, एक सेकंड रुकिए, मैं आपको इवन ये भी चीज दिखा देती हूँ कि हम लोग कल क्या पढ़ने वाले हैं। कल वी विल बी डीलिंग विद पोषण, कि पोषण हम क्यों करते हैं, क्या क्या चीजें हैं, पोषण कितने प्रकार का होता है, सारी चीजें। ठीक है, एकदम इस तरीके से करेंगे कि आपको सारी चीजें ना अच्छे से क्लियर होती चली जाए।
ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे देखो, इन विच ऑर्गन डज द डाइजेशन टेक प्लेस इन ह्यूमन बॉडी, तो सबसे ज्यादा डाइजेशन कहाँ हो रहा है। तो ऐसे करके जो भी क्वेश्चन जहां भी पूछे गए हैं आपके इन सभी एग्जाम्स में, मैं उन सभी क्वेश्चंस को कराऊंगी ताकि आप लोगों का कोई क्वेश्चन छूट ना जाए। ठीक है। हाँ, यस, वेरी गुड, बिल्कुल सही। चलिए, तो डाइजेशन आपका कहाँ स्टार्ट होता है, डाइजेशन में आपका मुख में ही स्टार्ट हो जाता है। तो यस, हम लोग वही चीज करेंगे, लेकिन हम लोग सबसे पहले बात करेंगे किस चीज की, सबसे पहले बात करेंगे अपने पोषण की, कि पोषण किस तरीके का होता है, क्या क्या होता है। और उसके बाद जब हम पोषण कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग फिर डाइजेशन की तरफ चलेंगे। ओके बेटे, चलिए। तो अब एक काम करते हैं, कोई डाउट्स तो अभी तक मुझे आप लोगों के दिख नहीं रहे हैं। इन केस आई हैव मिस्ड एनी डाउट, मुझे कोई डाउट आप लोगों का ना दिखा हो, आप मुझे नीचे मेंशन कीजिएगा कि मैम दिस इज द डाउट। ओके, और साथ साथ आप ये भी मेंशन कर सकते हो क्लास कैसी लगी। चलिए, फिर आज एक काम करते हैं, आज के सेशन को यहीं पे विराम देंगे। मिलेंगे आप लोगों से कल ठीक शाम को 7 बजे। सो टेक केयर एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग SLV क्लासेस।